चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हमने क्या पढ़ा था? इकोसिस्टम चल रहा था। इकोसिस्टम में क्या बताया था मैंने लास्ट में? प्रोडक्टिविटी चल रही थी, प्रोडक्टिविटी। ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो सी वाटर की होती है बेटा, सी की होती है, वो तो कम होती है जितना एरिया है उससे अगर कंपेयर करें तो, लेकिन उसका जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होगी, सी वाटर की तो ज्यादा होगी। जितना बनता है बायोमास प्रोड्यूस किया जाता है वो यूज भी कर लिया जाता है ना। तो जीपीपी के बारे में नहीं लिखा एनसीईआरटी में कि कम होता है, ठीक है ना। जीपीपी नहीं, एनपीपी कम होता है उसका, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बाहर निकलता है, समझ रहे हो। जो बच जाता है, नेट प्रोडक्टिविटी तो और कम होगी। नेट प्रोडक्टिविटी अगर किसी ट्रॉफिक लेवल में देखा जाए तो वो भी कम होगी थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, कौन सा कल बताया था मैंने? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के लिए मटेरियल क्या होता है बेटा? डिट्राइटस। डिट्राइटस जो होता है वो डीकंपोजिशन के लिए मटेरियल होता है बेटा। जो भी डिट्राइटस होता है उसको डीकंपोज करना ही डीकंपोजिशन है, ठीक है ना। डिट्राइटस इज इक्वल टू क्या होगा? किसको आप बोलते हो डिट्राइटस? डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। और उसमें भी क्या? प्लांट रिमेन्स एंड एनिमल रिमेन्स, है ना डिट्राइटस में। तो डेड प्लांट्स रिमेन्स लाइक, लिखो डिट्राइटस में, डेड प्लांट रिमेन्स दैट इज लीव्स, बार्क, फ्लावर, फ्लावर्स एक्सेट्रा। ये सब तो हो गया क्या? प्लांट रिमेन्स बेटा, ठीक है ना। एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर, अंडरलाइन कर लेना। फीकल मैटर को यहां पे डेट्राइटस बोला गया है। एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कॉल्ड डिट्राइटस, ठीक है। डेट्राइटस बोलेंगे उसको। अब स्टेप्स कौन कौन से हैं डीकंपोजिशन के? स्टेप्स में पहला लिखिए फ्रेगमेंटेशन। बेटा फ्रेगमेंटेशन क्या है? मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। मतलब कि फ्रेगमेंटेशन भी किसका किया जाएगा? मैंने बोला कि डीकंपोजिशन के लिए मटेरियल का काम कौन करता है? डेट्राइटस, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फ्रेगमेंटेशन में डेट्राइटस जो होगा, जो भी डेट्राइटस होगा उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा, है ना, स्मॉलर पार्टिकल्स में। स्मॉलर पार्टिकल्स में कौन तोड़ेगा बेटा? इसका ब्रेकडाउन कौन करेगा? जिसको कि हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं डेट्राइटिओर्स। तो डेट्राइटिओर्स कौन होते हैं बता सकते हो? डेट्राइटिओर्स, डेट्राइटिओर्स बताओ। अर्थवर्म, ठीक है। detritus converted into small particles with the help of detritus like earthworm। बेटा अर्थवर्म को एरिस्टोटिल ने इंटेस्टाइन ऑफ द अर्थ बोला था, है ना। ये भी लिख लो। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटिल,
है ना, इंटेस्टाइन ऑफ द अर्थ, इंटेस्टाइन ऑफ द अर्थ अर्थवर्म। ठीक है ना, ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा था कि जितना भी फर्टाइल लैंड है वो सब कुछ अर्थ के इंटेस्टाइन से होके ही पास होता है, तभी वो फर्टाइल बन सकता है। फार्मर्स ऑफ द फ्रेंड, आप जानते हो, बहुत पहले से जानते हो, बचपन से पढ़े हो कि केचुआ जो है किसानों का मित्र होता है ना। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि डिट्राइटिवोर्स जितने भी प्लांट रिमेन्स हैं, एनिमल रिमेन्स है बेटा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना ही क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, कौन करता है ये, कौन करता है? अर्थवर्म करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रेगमेंटेशन इज द बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो क्या दोगे जवाब? फ्रेगमेंटेशन क्या है बेटा? ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये। क्यों? अर्थवर्म कर रहा है ना, बायोलॉजिकल। परीक्षित वालिया, बहुत बढ़िया बेटा। अब है बेटा लीचिंग, इसके बाद क्या होगा? लीचिंग। सेकेंड, लीचिंग। लीचिंग मतलब जानते हो आप लोग? कोई बताएगा? पहले से भी जानते हो आप लोग बेटा, बारिश जैसे हो रही है तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व होके कहां पे जाएंगे? धीरे धीरे रिसाव करते हुए नीचे जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं ना। लिखिए, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, water soluble inorganic materials go down into the soil horizon, go down into the soil horizon। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा लीचिंग। ये भी एक डीकंपोजिशन का स्टेप होता है। ठीक है ना, लीचिंग। अभी इसको फिर से दोबारा हम रिपीट करेंगे लीचिंग को कि इससे क्या फायदा होता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा सर इससे तो नुकसान है, क्यों लग रहा है अभी तो नुकसान? क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो सॉयल ओरिजिन में नीचे चले जाएंगे, बी ओरिजिन में चले जाएंगे या सी ओरिजिन में आगे चले जाएंगे, तो वो तो किसी काम के रहेंगे नहीं, फर्टाइल तो होंगे नहीं वो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इससे भी बेनिफिट है। क्या है अभी देखेंगे हम, है ना। तो लीचिंग लिख लिया आपने, इसके नीचे क्या लिखोगे? बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? लीचिंग। नॉन बायोलॉजिकल, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा है, तो नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके बाद है बेटा कैटाबोलिज्म। थर्ड वन इज कैटाबोलिज्म। आप जानते हो ये तो नॉन बायोलॉजिकल हो नहीं सकता, बायोलॉजिकल ही होगा। लेकिन कैटाबोलिज्म किसका? ऑर्गेनिक मटेरियल का। इनऑर्गेनिक का तो अभी हमने देख लिया थोड़ा। इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है डिट्राइटस, डिट्राइटी में बेटा, डिट्राइटस में उसको बैक्टीरिया और फंगी मिलके दोनों क्या करेंगे? ऑर्गेनिक को तोड़ देंगे, किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। याद रखना मतलब क्या हुआ इसमें, इक्वेशन क्या लिखे बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, ऑर्गेनिक। और ये क्या है? डिट्राइटस का। डिट्राइटस का ऑर्गेनिक मटेरियल जो है बेटा कन्वर्ट किया जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया एंड सम फंगी, बैक्टीरिया एंड सम फंगी। ये कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये मैंने स्टेप लिखा हुआ है नंबर 1 2 3। ये कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि पहले ये होगा उसके बाद ये होगा और ये होगा। तो बेटा
आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इधर मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, देखो ये भी और ये भी, दीज all three process occur in simultaneously. साइमल्टेनियस प्रोसेस है बेटा, इसको अंडरलाइन करना अच्छी तरह से। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये कोई अलग अलग होने वाले प्रोसेस नहीं है डीकंपोजिशन में, ये साइमल्टेनियस चल रहे हैं बेटा, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। और एक बात ये भी लिखा है उसके आगे वाले स्टेटमेंट में, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो देख रहे होगे तो, कि इन तीनों का जो एक्यूमुलेशन होता है बेटा, इन तीनों का एक्यूमुलेशन जो होगा वही एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, मतलब रिसाव, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ऑफ ऑल थ्री प्रोसेस, एक्यूमुलेशन of all three process, ठीक है। फॉर्म, अब ऐसे समझने के लिए मैं इसको फोर्थ लिख रहा हूं, इसी को बोलते हैं बेटा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? शायद लीचिंग, कैटाबोलिज्म, फ्रेगमेंटेशन को एक साथ मिला के जो इनसे जो रिसाव हो रहा है बेटा, जो सेक्रीशन हो रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है, तो इकट्ठा होने के प्रोसेस को बोल रहे हैं क्या हम, क्या बोल रहे हैं हम? ह्यूमिफिकेशन। तो अब आप हमें बताओगे कि ह्यूमिफिकेशन, अंडरलाइन करना है इसको, ह्यूमिफिकेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ या नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ? बताओ गौतम, प्रक्षित, जितने भी बैठे हो बताओ। नॉन, निशांत, नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि समझो बात को जरा, जब तक वो डिट्राइटस है तब तक तो कुछ नहीं हुआ ना, और डिट्राइटस कन्वर्ट होने लगा किस में? स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो स्मॉलर पार्टिकल्स जो है बेटा का एक्यूमुलेट होना, वो नहीं है ह्यूमिफिकेशन। इस प्रोसेस में जो फ्लूइड बना है उसका इकट्ठा होना ह्यूमिफिकेशन है। बिल्कुल गौतम, सही बात है। तो इनका, इसको इसके आगे नीचे लिखोगे नॉन बायोलॉजिकल और उसको अंडरलाइन करोगे, भ्रम में मत रहना कभी, है ना, कि ह्यूमिफिकेशन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ना ना, वो नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिखो यहां पे नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल है। और लिखो एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, इन ब्रैकेट क्या लिखोगे? डार्क कलर्ड कॉमा एमॉर्फस कोलॉइडल सब्सटेंस, कोलॉइडल सब्सटेंस ब्रैकेट क्लोज। मतलब क्या हुआ कि ह्यूमिफिकेशन क्या है बेटा एक्चुअल में? इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, बस। और ह्यूमस क्या है? डार्क कलर्ड है, एमॉर्फस कोलॉइडल सब्सटेंस है। ये भी एनसीईआरटी में बेटा लिखा है कि बीइंग कोलॉइडल नेचर, है ना, रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट ऐसे बिहेव करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, इट इज रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। being colloidal in nature, it is reservoir of nutrients, लिखा है ना? हाँ, colloidal in nature, सॉरी, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक और चीज, दूसरा एक स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे बेटा, और थोड़ा उसको समझना पड़ेगा हमें अच्छी तरह। एक स्टेटमेंट इसमें और लिखोगे आप
ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। समझ रहे हो? ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये इतना बढ़िया स्टेटमेंट है बेटा कि इसी स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ जाती हैं। एक बात बताओ, बहुत बड़ा लोहे का लोहा खूब बड़ा सा हो या कोई बड़ी सी चट्टान और रॉक हो, वो भी रेजिस्टेंट टू माइक्रोब तो है ही है, माइक्रोब का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, लेकिन क्या वो ऐसे रह जाता है? वो कभी ना कभी तो टूटेगा, लेकिन स्लो प्रोसेस होगा ना। तो अब देखो, एक्चुअली ह्यूमस को कन्वर्ट किया जाता है बेटा किस में? मिनरल्स में। देखो ये जो ह्यूमस है ना, वो ऐसा है बेटा कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रेजिस्टेंट है। तो जब माइक्रोब्स नहीं कुछ कर पा रहा है तो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसको। तो ह्यूमस का जब तक मिनरलाइजेशन नहीं होगा, बात समझो जरा, तब तक वो प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल है। ठीक? और ह्यूमस को मिनरल में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है बेटा, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो माइक्रोब्स करेंगे। तो हम ये बोल दें कि वो स्ट्रिक्टली रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स है ह्यूमस, तो ये भी गलत होगा। जब माइक्रोब्स एक्शन कर ही नहीं पाएगा ह्यूमस पे, और तब वो मिनरल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फिर प्लांट के लिए वो अवेलेबल हो नहीं पाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, रेजिस्टेंट तो है वो, लेकिन माइक्रोबियल एक्टिविटी धीरे धीरे होती है और उसको धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाता है मिनरल्स में। मतलब इसीलिए हम बोलते हैं कि वो रिजर्वायर है, रिजर्वायर है बेटा। बैंक में पैसा है तो बैंक क्या है? पैसे का रिजर्वायर है, वहां पे कलेक्ट किया जा रहा है। वही पैसा अगर आपके घर में पड़ा हो, 10,000 आज पड़े हो तो खर्च हो जाएंगे एक हफ्ते में। वही 10,000 अगर पड़े हो बैंक में, मान लो, तो एटीएम से निकालोगे, 1,000 रुपया निकाला तो पूरे महीना भर चला देगा काम। तो ह्यूमस रिजर्वायर है, थोड़ा 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 निकलता रहता है और प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराते रहते हैं। कौन? माइक्रोब्स। तो 100% रेजिस्टेंट नहीं है वो। हाँ, ये लिख सकते हैं कि ठीक है, वो रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी तो होता है, हाईली लिखा है, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी लिखा है ऐसा। तो हम क्या करेंगे बेटा, ह्यूमस ह्यूमिफिकेशन में ही अगला स्टेप लिखेंगे, इट इज स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस नहीं, केवल स्लो प्रोसेस लिखेंगे। ठीक है? अब अगला स्टेप क्या है बेटा? मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ होगा मिनरलाइजेशन। मतलब ह्यूमस को बेटा मिनरल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है? तो मिनरलाइजेशन में एक्चुअल में होता क्या है, यहां पे हम लिख रहे हैं बेटा कि ये ह्यूमस है बेटा, और ह्यूमस को कुछ माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रोब्स माइक्रोब्स कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। तो मिनरलाइजेशन बेटा ह्यूमिफिकेशन से भी स्लो प्रोसेस होता है। अगर इसको भी स्लो लिख देंगे तो दोनों स्लो स्लो बराबर हो गए। इफ प्लांट्स हैज इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन क्या है बेटा? उसके लिए, हार्ट के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में तुम 10 लीटर दे दोगे कि पंप कर दो 1 सेकेंड में? ऐसा तो है नहीं। नेचुरली कोई इमरजेंसी नहीं होती बेटा, ये तो इमरजेंसी वर्ड हमने बनाया है ना? ऐसा कोई नेचर में इमरजेंसी है नहीं कुछ। हाँ, अभी पूरा मैं पढ़ नहीं पाया, आपका स्टेटमेंट क्या लिखा था आपने। तो ह्यूमस जो है बेटा माइक्रोब्स के थ्रू कन्वर्ट किया जाएगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। ये भी स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन अगर दोनों को हम स्लो लिख देंगे तो रिजर्वायर नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, क्योंकि साइमल्टेनियस चलेंगे। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा बेटा, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। मिनरलाइजेशन में लिखो, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो
ये बेटा डीकम्पोजिशन के स्टेप्स हो गए 5 जो साइमल्टेनियस चल रहे हैं। हमने तो इसको दिखाया है, शायद ये भी इसके साथ ही चल रहे हैं, सब कुछ साथ में हो रहा है, समझ रहे हो? तो डीकम्पोजिशन पूरी तरह समझ में आ गया है ना? डीकम्पोजिशन। अब बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जो डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? अगर बताओ लिग्निन काइटिन रिच डिट्राइटस होगा तो उसका डीकम्पोजिशन स्लो होगा, समझ रहे हो? उसका डीकम्पोजिशन नोट का, हाँ बिल्कुल नोट कर लो, जल्दी नोट करो, मैं हट गया। नोट कर लो, हो जाए तो बता दो। डन। अब हेडिंग दो, फैक्टर अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन। फैक्टर अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन। फैक्टर अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन में पहला लिखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। नंबर 1, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। बेटा अगर लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इफ detritus contain lignin chitin rich, then क्या होगा? रेट डीकम्पोजिशन का क्या होगा? स्लो होगा। देन डीकम्पोजिशन रेट जो होगा बेटा वो कम होगा, कम होगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन रिच इन नाइट्रोजन, याद रखना, व्हेन रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर soluble substances, when rich in nitrogen and water soluble substances like sugar, then decomposition rate quicker, मतलब फास्ट होता है। डीकम्पोजिशन रेट जो है क्या होगा उसका? फास्ट होगा। ये 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है? फैक्टर में केमिकल कंपोजिशन जो है डेट्राइटस का वो काफी हद तक डिसाइड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा क्लाइमेटिक फैक्टर। दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर। ये तो बहुत आसान है, ठीक है बेटा? कोल्डर और ड्राई अगर होगा, ठंडा होगा और सूखा होगा, तो रेट क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा? स्लो होगा। फ्रिज में यही तो होता है ना? तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ड्राई एंड कोल्डर, तो रेट क्या होगा? कम होगा। स्लो रेट, ठीक है? मॉइस्ट एंड वार्म, तो रेट क्या होगा बेटा? फास्ट होगा, ठीक है? एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा बेटा? अगर मान लो एरोबिक कंडीशन है तो रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन है तो रेट क्या होगा बेटा? स्लो होगा, ठीक है? अब आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया बेटा, पेज नंबर बोलना इसका। 2 डायग्राम नंबर है 14.1 है, डायग्राम 14.1 है एनसीईआरटी में, देख रहे हो क्या लिखा है उसमें? एक ट्री बनाया हुआ है, इसको एज इट इज इसके लिए जगह छोड़ दोगे आप लोग, ऐसा नहीं कि इसको नहीं करना है या हम बुक में से कर लेंगे देख लेंगे, ऐसा नहीं है। इसको एज इट इज कॉपी करना है अपने नोटबुक पे,
ताकि कॉपी करते करते याद हो जाएगी चीजें। जगह मैं पढ़ देता हूं। एक ट्री बनाया है बेटा, मैं बनाऊं बोर्ड पे या आप लोग देख रहे हो? 14.1 फिगर एनसीईआरटी बुक में देख रहे हो या मैं बनाऊं? चलो ठीक है परीक्षित, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो देखो, एक ट्री बनाया हुआ है, अ ट्री ग्रो इन द सॉयल, ठीक है। उसके बाद उसकी लीफ टूट के नीचे गिर गई है, अ लीफ, अ ग्रीन लीफ फॉल टू द ग्राउंड लिखा है। फिर उस लीफ का क्या होता है देखो, डेट्राइटस, है ना, इसको डिग्रेड कर दिया बेटे। सम आर इटेन इटेन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इंटर्स इन फूड वेव। खा लेंगे तो फूड वेव के में एनर्जी इंटर कर जाएगी, नहीं तो इस लीफ देखो, लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डीकंपोजर सच एज फंगी बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज, क्या है, लॉस है, लॉस फॉर्म एंड बिकम लीटर। लीटर में कन्वर्ट कर दिया इसने, लीटर, लीटर वर्ड यूज किया गया है। फर्दर डीकंपोजिशन पढ़ना आगे, फर्दर डीकंपोजिशन बाई अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉयल माइट्स, फंगी एक्सेट्रा, ठीक है। ऑर्गेनिक रिच सॉयल हो जाएगा। फिर ये कहां पे सब कुछ चीजें कहां पे आ रही हैं? सॉयल में ही आ रही हैं, ठीक है। तो सॉयल में न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ेगा। डीकंपोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये डीकंपोजिशन की साइकिल बना रखा है इन्होंने, ठीक है। सम इटन बाय ईच इनटू द सॉयल बाय केमिकल एक्शन। सम न्यूट्रिएंट क्या है, लीच, लीच मतलब बता रहे हैं कि मतलब ये अंदर चला गया लीचिंग के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, डायग्राम देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है बेटा हेडिंग 2, जो पहले था ये एक्चुअल में हमने छोड़ दिया था जानबूझ के इसको, क्योंकि अभी तक हम लोग इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट कर रहे थे, फंक्शनल एस्पेक्ट देख रहे थे, नॉट अ यूनिट, फंक्शनल एस्पेक्ट देख रहे थे बेटा। स्ट्रक्चरल में क्या है, हेडिंग 2, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में देखो पहला क्या है इसमें, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, समझना है चीजों को। मान लो कोई ये जियोग्राफिकल एरिया है, फॉरेस्ट का मैं डायग्राम बना रहा हूं, चलो फॉरेस्ट मान लो, फॉरेस्ट में यहां पे कुछ हर्ब्स हैं, हर्बेसियस प्लांट हैं, इतने हाइट तक, ये हाइट है ना। इसमें मैंने हर्ब्स बना दिए कुछ, आपको भी इसी तरह कॉपी करना है क्योंकि बुक में डायग्राम कहीं मिलेगा नहीं आपको ये, ठीक है। चलो देखो, अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहाँ पे यहीं पे मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं, ये लैंड दूसरा है उसी एरिया में, अब ये फ्लैट सरफेस पे तो दिखा नहीं सकते हम, यहाँ बेटा कुछ छोटे छोटे ट्री हैं, श्रब्स हैं मान लो, ठीक है, ये श्रब्स हैं कुछ, इनसे बड़े भी कुछ हैं, और ऐसा नहीं कि छोटा है फिर बड़ा है, ऐसा नहीं है, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। आप जंगल में जाओ, कहीं कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ इतने बड़े, कुछ इतने बड़े, ऐसे। कभी अगर गए हो आप लोग फॉरेस्ट में, किसी घने जंगल में गए हो कभी, बताओ, गए हो कभी? अब देखो,
यहां से बेटा बिल्कुल सॉयल सरफेस से और यहां तक जहां तक हर्ब्स हैं, यहां पे एक दूसरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। यहां पे हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो देखो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है एक्चुअल में। स्ट्रेटिफिकेशन हम शो कर सकते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके। क्यों? यहां पे कुछ इकोसिस्टम होगा अलग सा, ठीक है। यहां पे अब कुछ श्रब्स हैं बेटा, तो यहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा। मतलब ये यहां से लेके यहां तक का इकोसिस्टम कुछ अलग है, सेपरेट है। यहां से लेके यहां तक का इकोसिस्टम कुछ अलग है, ठीक है। तो ये हम कैसे बता पा रहे हैं? जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें तब बता पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये वर्टिकली फिनोमेना है। लाइन तो हम हॉरिजॉन्टल ड्रा कर रहे हैं बेटा, लेकिन वर्टिकल फिनोमेना है। देखो ये एक एक इकोसिस्टम को, अलग अलग इस इकोसिस्टम को ही हम बोलते हैं बेटा स्ट्राटा। क्या बोलते हैं? स्ट्राटा। स्ट्राटा बोलते हैं। ये अलग स्ट्राटा है, ये अलग है। ये अब यहां पे इकोसिस्टम कुछ और होगा, इसका इकोसिस्टम कुछ और होगा, तो ये अलग है स्ट्राटा। डिफरेंट स्ट्राटा हो गया कि नहीं है? ठीक है। इसी पैटर्न को हम बोल रहे हैं बेटा स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्राटा मीन्स लेयर बेटा। स्ट्राटा मीन्स एक एरिया, समझ रहे हो ना, एक एरिया। अब सुनो, आप लोगों को इसमें लग रहा है थोड़ा सा अलग सा, मैं बता रहा हूं। मान लो ये एक एरिया देख रहे हो, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, फिर यहीं पे इतने बड़े बड़े कुछ प्लांट्स हैं, यहीं पे एक ट्री भी है। तो जो ऑर्गेनिज्म बेटा श्रब्स में डेवलप होंगे, हर्ब्स में डेवलप होंगे, वो ऑर्गेनिज्म श्रब्स में नहीं पाए जाएंगे। आपने देखा होगा ट्री में नहीं पाया जाएगा, ट्री पे तो बर्ड्स होंगी। तो ये जो डिफरेंट जो लेयर्स हमने बनाया है, एक्चुअल में हाइपोथेटिकल लेयर है ये। ऐसा नहीं कि जंगल में एक लाइन खींची हुई है, ये हाइपोथेटिकल लेयर है, समझ रहे हो। तो इस अलग अलग इकोसिस्टम को हम स्ट्राटा बोल रहे हैं, समझ रहे हो। इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम इन पर्टिकुलर प्लेस, एक ही प्लेस पे, समझ रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो स्ट्रेटा क्या है बेटा? एक्चुअल में डिफरेंट इकोसिस्टम है। स्ट्राटा को चाहो तो आप जोन भी लिख सकते हो, जोन। स्ट्राटा को जोन, लेकिन अगर आपने जोनेशन बोला तो गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जोन या स्ट्राटा जो है वो एक्चुअल में वर्टिकल फिनोमेना है, लेकिन अगर आपने जोनेशन बोला तो वो हॉरिजॉन्टल फिनोमेना हो जाएगा। उसको मैं अभी बता रहा हूं, या अभी देख लो, उसको भी देख लो जोनेशन क्या होता है। जोनेशन जो है ये तो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग है, वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग होगा। लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड मतलब प्लेस टू प्लेस जो वेरिएशंस होते हैं। जैसे मान लो मैं करनाल में हूं, करनाल में हूं बेटा, तो करनाल में मान लो कि इतने बड़े बड़े ट्री होते हैं। हो सकता है कोई जियोग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया, कोई एरिया ऐसा हो सकता है कि जहां पे इतने बड़े बड़े ट्री पाए जाएंगे। एक ही स्टेट की बात कर रहे हैं, हरियाणा की ही बात कर रहे हैं। हरियाणा में हो सकता है कुछ इतने, कहीं इतने बड़े बड़े ट्री हो, कहीं पे इतने छोटे छोटे हो, कहीं पे और बड़ा बड़ा हो, इससे भी बड़ा। तो अलग अलग जोन पे, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग इकोसिस्टम है, अलग अलग स्टेटा है। इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा हम जोनेशन, इसको हम बोलते हैं जोनेशन, ठीक है। तो इसको हमने स्ट्राटा को जोन अगर बोला है, तो अगर आपने इसको जोनेशन बोला तो गड़बड़ करोगे। एक्चुअल में जोनेशन क्या है? लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड वेरिएशन, वेरिएशन इन वेजिटेशन। Zonation is the variation in latitude to latitude, place to place, place to place, and it is horizontal phenomena. It is horizontal phenomena. देख लो
ऐसे जब चल रहे हैं हम तो कहीं कुछ और है, कहीं किसी एरिया में कहीं कुछ और है। लेकिन बेटा स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्राटा जो है वो एक ही एरिया में डिफरेंट लेयर्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रेटिफिकेशन में, एक बार और किसी भी स्क्रीन पे कहीं भी छू दो। हाँ, इसको बुलाया तो मैंने 4 बजे, अभी फोन करिए, जब चाहे तब फोन। हाँ लिखो चेंज इन द पैटर्न। जब टाइम देते हैं तब तो आते नहीं बच्चे। चेंज इन द पैटर्न ऑफ द इकोसिस्टम कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। चेंज इन द पैटर्न ऑफ द इकोसिस्टम कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। समझ में आ गया? इकोसिस्टम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है बेटा उसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को, stratification we can represent by drawing the horizontal line. Stratification we can represent by drawing the horizontal lines, but it is vertical phenomena, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एल्टीट्यूड टू एल्टीट्यूड, altitude to altitude, the vegetation will be changed, that is stratification, तो मुझे लगता है जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन समझ में आ गया पूरी तरह। किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ चलो ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं बेटा हम लोग दूसरी तरफ। एनर्जी फ्लो जो खूब का पता नहीं किस किस क्लास में हमने पढ़ा है। एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम, फूड वेब, फूड चेन, खूब पढ़ा है हमने। एनर्जी फ्लो, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। लिखिए, सन इज द सोर्स ऑफ ओनली अ फ्लो ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट है। हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल फंक्शनल एस्पेक्ट बोल सकते हो आप। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। सही बात है बिल्कुल। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ये स्टेटमेंट तो आपने लिखा, क्या मैंने बिल्कुल सही बात बोली है कि कुछ गलत भी है इसमें? सही है 100%? नहीं, कहाँ के लिए नहीं सही है? हाँ, शेड प्लांट, चलो उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, कम मिलती है। नहीं, केमो ऑटोट्रॉफ, सही बोल रहे हो आप। दोनों बात गौतम ने सही बताया भाई। देखो लिख दिया इसने गौतम ने, डीप सी हाइड्रोथर्मल है ना, उसको छोड़ के हाइड्रोथर्मल को लिखो। तो आगे लिखो कॉमा के बाद एक्सेप्ट, बहुत अच्छे, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, ठीक है।
अब बेटा जितना भी सन की जो रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी जितना भी अर्थ तक पहुंचती है, उसमें बेटा 50% जितना इंसिडेंट होता है, लेस देन 50%, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होता है वो लेस देन 50% इज इक्वल टू, लिखो, इज इक्वल टू लेस देन 50% of the incident solar radiation. सोलर रेडिएशन, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फुल फॉर्म चाहो तो लिख लो, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में सोलर एनर्जी को ट्रैप करने वाले कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेटा। और ऑटोट्रॉप्स कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, केमो ऑटोट्रॉप भी होते हैं, केमो ऑटोट्रॉप भी। तो हम यहाँ पे लाइट ले रहा है नहीं ले रहा है क्या है, हम टोटल ऑटोट्रॉप की अगर बात करें तो प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप एंड केमो ऑटोट्रॉप, लिखो प्लांट्स, प्लांट्स डैश देके क्या लिखोगे, एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स प्लस केमो ऑटोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स, ये सभी लोग मिलके क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक में, ठीक है। लेकिन आपको ये शायद पता हो, शायद पता क्या है, मैंने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में बताया था कि एक्चुअल में 2% एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन का 2% एनर्जी ही फिक्स किया जाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मिनिमम, और मैक्सिमम 10%। मतलब यहां पे क्या मैं लिखूं, 2 to 10%, दे यूज 2 to 10% of PAR, they use 2 to 10% of PAR। ये जो डेटा है इसको याद रखना है, 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को ये लोग फिक्स कर पाते हैं, ठीक है। अब एक चीज है बेटा, वाइब्रेट करने लगता है कभी कभी, स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हो गया, उसमें भी स्टेबल है क्या, नहीं घूम रहा है ना, वीडियो नहीं चल रही है, वीडियो चल रही है, इसमें रुक गया है, अभी सही हो जाएगा, चलो चलो अभी आप जो भी लिखोगे दिखाई नहीं देगा, अभी स्क्रीन अब सही हो जाएगी। लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब यहां पे क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स मूव करता है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, विद स्टार इकोसिस्टम ओबे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इकोसिस्टम ओबे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो फिजिक्स लगाए हुए हैं ये बायोलॉजी में भी, और आपके एनसीईआरटी में दोनों लॉ की बात करते हैं, दोनों लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन इनको हमें समझना है बेटा। बेटा ऐसा कहा जाता है कि डे बाय डे, मतलब हर साल कुछ न कुछ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, ऐसा बोला जाता है ना। तो मान लो कोई ये वेसल है या कोई पॉट है, अगर इसको मान लो यहाँ से हम
एनर्जी प्रोवाइड करें ऐसे, ठीक है, तो रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा ओवरऑल, और इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और रैंडमनेस भी बेटा क्या होगा, बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, ठीक है। और ये एक सेल है, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं, ध्यान दो, तो क्या इसका रैंडमनेस बढ़ेगा? अगर इस सेल का टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो क्या इसका रैंडमनेस बढ़ेगा? समझना थोड़ा, बोलो। या डिसऑर्डर लाइन बढ़ेगा कि घटेगा या मेंटेन रहेगा? वर्ड देखो मैं कौन सा, थर्मो रेगुलेशन है इसमें। मतलब बेटा ये जो है सेल जो है बेटा अपने टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा, अपने एंट्रोपी को वो मेंटेन करके रखेगा। मतलब अगर इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की तो ये जो है उसको मेंटेन कर लेगा। मतलब मेंटेन रैंडमनेस नहीं, इसको हम बोलते हैं मेंटेन डिसऑर्डर लाइंस। मेंटेन, ये भी आप लिखना है आपको, मेंटेन डिसऑर्डर लाइंस। अब एक चीज बात है, एक चीज है बेटा, इस डिसऑर्डर लाइन को मेंटेन, देखो एक तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है और इसने मेंटेन कर लिया, तो मेंटेन करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। बात समझो जरा, इसको मेंटेन करने के लिए भी इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है कि अपने डिसऑर्डर लाइन को मेंटेन करने के लिए, देखो हमने देखो एनर्जी दिया, इसको बाहर से एनर्जी दिया, बढ़ा एनर्जी, ठीक है, तो इसकी डेथ ना हो जाए। हम एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेल का एग्जांपल देके। तो ये अपने डिसऑर्डर लाइन को मेंटेन रख पाता है, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा मेंटेन रख पाता है क्योंकि इसको बाहर से इनपुट, एनर्जी का इनपुट मिल रहा है, इसलिए कि अपने आप को मेंटेन रख सके। तो टू मेंटेन इट्स डिसऑर्डर लाइन रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, समझ लो, बहुत सारी हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये। तो यहां पे हम नीचे लिखेंगे बेटा, इट रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस इनपुट, continuous input of एनर्जी। समझ में बात आ गई? मतलब इसको अपने डिसऑर्डर लाइन को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए भी बेटा क्या चाहिए, एनर्जी, बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर मान लो ये डिसऑर्डर लाइन अपना मेंटेन न कर पाए तो फिर क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और ये अगर ऐसा हुआ तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहीं पे। अब एक चीज हमें ध्यान देना है बेटा, आप लोगों में से कोई हमें ये बता सकता है कि ट्रॉफिक लेवल जो है, ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाते जाते उसका एक लिमिटेशन है कि चलो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, चलो उसके बाद भी एक है टॉप मोस्ट कंज्यूमर, उसके बाद नहीं है। इसका रीजन क्या है? हाँ, एनर्जी कम होती जाती है, बहुत सही बात है। आप लोगों को समझ में आता है? परीक्षित, गौतम और लोग बताओ जरा, कि ट्रॉफिक लेवल पे बेटा हम बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते बेटा? क्योंकि एनर्जी लेवल क्या हो जाता है वहां तक जाते जाते, बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। उसको 10% लॉ अगर बोल दोगे तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर ऑप्शन
इनसफिशियंट एनर्जी, उसके बाद बचती ही नहीं है बेटा ऊपर जाने के लिए, है ना। तो अच्छा नेक्स्ट ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो आप फिर से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी छूट गया था। सेकेंड लॉ लिखना है और इसको समझना है, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। एनसीआर ड्यू टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बेटा एग्जैक्टली वो एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है ना। आप लिखो इकोसिस्टम नीड कांस्टेंट सप्लाई, इकोसिस्टम नीड कांस्टेंट सप्लाई, ecosystem need constant supply to supply of energy, supply of energy to synthesize the molecules, to synthesize the molecules they require, they require to counteract, काउंटरएक्ट को अंडरलाइन कर लेना है आप, टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी, द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइंस, टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइन, मतलब वही जो मैंने एक सेल में बात बताई है वो पूरे इकोसिस्टम पे लागू होता है बेटा। मतलब पूरा इकोसिस्टम अपने डिसऑर्डर ऑर्डर लाइन को मेंटेन करने के लिए काउंटरएक्ट, समझ लो, के लिए उसको बाहर से कॉन्टिन्यूअस एनर्जी की इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, ये कहने का मतलब है। तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स अब इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी आपको समझ में आ चुकी होगी कि एक तो यूनिडायरेक्शनल होता है, दूसरा अपने एंट्रोपी को बढ़ने नहीं देना चाहता, उसके लिए भी उसको कॉन्टिन्यूअस इनपुट की एनर्जी की इनपुट की जरूरत पड़ती है। अब चलो हेडिंग दो 10% लॉ, 10% लॉ। टूवर्ड्स के बाद बोल देता हूं टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइंस, लाइनेस है ना, इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइनेस, डिसऑर्डर लाइनेस, डिसऑर्डर लाइंस, ठीक है। देख रहे होगा एनसीईआरटी होगा उसमें लिखा हुआ है। टेन परसेंट लॉ, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको आता है पहले से आप लिखोगे नहीं, प्रोड्यूसर्स लिखना है। प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स पे जो फीड करेगा बेटा वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ध्यान देना, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद ये इसके ऊपर कौन डिपेंड होते हैं बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। के बाद टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि यहाँ पे 10% आगे जाएगा, यहां से 10% आगे जाएगा, वहां से 10% आगे जाएगा, ये आपको पता है। प्रोड्यूसर्स को और क्या बोल सकते हैं बेटा हम, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे क्या, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे क्या। इसके बाद ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, इसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा नीट में, है ना। अब देखो इसको हम ऑटोट्रॉफ बोल सकते हैं क्या, ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं।
प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स को हम और क्या बोल सकते हैं? हर्बीवोर बोल सकते हैं क्या? हर्बीवोर्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या बोल सकते हो? कार्निवोर बोल सकते हो। ये कार्निवोर है। और इसके बाद फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में क्या है बेटा? टॉप कंज्यूमर्स या ओमनीओर्स। ओम्निओर्स या इसी को बोलते हैं टॉप मोस्ट कंज्यूमर। बेटा अगर 10% लॉ के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, यहां पे अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, देखो यहां से यहां 10% 90% ये यूज करेगा, 10% आगे बचेगा, ये आप पहले से जानते हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहां पर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी अगर है, तो इसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितना हो जाएगा? 100 किलो कैलोरी। फिर यहां कितना हो जाएगा? 10 किलो कैलोरी। फिर यहां कितना हो जाएगा? 1 किलो कैलोरी। स्पीड बता रहा हूं क्योंकि पहले से जानते हो आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा? कितना कम होते होते जाएगा? है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं आगे जाने के लिए। इसलिए ट्रॉफिक लेवल्स जो है लिमिटेड होते हैं। तो यहां पे लिखोगे आप सो द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स आर लिमिटेड, the number of trophic levels are limited due to 10% law, due to 10% law, ठीक है। 10% लॉ, ये 10% लॉ जो है बेटा बड़े काम का चीज है। ये आपको बताने की कोशिश करेगा कि ट्रॉफिक लेवल की लिमिटेशन क्यों होती है, ठीक है ना। एक चीज और, मान लो क्वेश्चन आ गया कि अगर हम सेकेंडरी if second trophic level removed from food chain, देख लो सेकेंड कंज्यूमर हमने लिखा है ना, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल लिखा है ना, ठीक है। अगर इसको हमने खत्म कर दिया तो कौन अफेक्टेड होगा बेटा? बताओ, ऑप्शन ये दे देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये नहीं देंगे। वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यहां पे लिखा था ना, इसको खत्म किया उन्होंने और ऑप्शन में देंगे ये, बाकी ये तीनों दे देंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो। सेकेंडरी कंज्यूमर होगा आंसर उसमें, तो क्योंकि ये दिखाई नहीं है उसमें, तो ये तीनों एक ही होता है, इसीलिए मैंने सबके नीचे लिख दिया, ये सारे एक ही होते हैं। समझ में आ गया? अच्छी तरह भूलना नहीं है इसको। अब अगर एनसीईआरटी सामने है तो देखना जरा, पेज पर इधर इधर करना। इसमें फूड चेन लिखा हुआ है, इसमें बेटा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर में मैन लिखा है क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर में मैन लिखा हुआ है। अगर एनसीईआरटी में पेज नंबर 245 देख रहे हो तो, और पेज जरा पलटना उसको, अगले पेज पे एक टेबल बनाया हुआ है 14.2, ठीक है। इसमें देखो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे दिखा रखा है मैन को, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे दिखा रखा है। टर्शियरी कंज्यूमर लेकिन लिखा रखा है, उसमें क्या लिखा था? इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर लिख रखा है, देखो मैन को, तो मैन को सेकेंडरी कंज्यूमर लिख रखा है एक जगह, एनसीईआरटी में ही देख रहे हो आप, और टेबल में टर्शियरी कंज्यूमर में भी लिख रखा है मैन को। मतलब अगर हम माने कि फूड चेन अगर को सही माना जाए तो ये वेरिएशन फिर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब वेरिएशन है, इसका मतलब फूड चेन सही नहीं होता।
मतलब ये हुआ बेटा कि उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। कल भी मैंने ये बात बोली थी, आज भी बोल रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको समझाऊंगा। क्या समझ रहे हो? नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में मैन को कहाँ रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, और जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है और जो डिट्राइटस फूड चेन होता है। देखो एक एक वर्ड पे बात ध्यान देना है हमें। एनसीईआरटी की एक वर्ड भी छोड़ूंगा नहीं मैं, एक वर्ड भी नहीं छोड़ूंगा मैं। आप समझ रहे हो? तो एक एक वर्ड को हमें ध्यान देना है। केवल एनसीईआरटी ही ओके हो जाए तो बहुत बड़ी बात है इकोलॉजी में। तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में बेटा जीएफसी और डीएफसी दोनों के बारे में अच्छी तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। वैसे मैं अभी बता दूं आपको कि डीएफसी की एफिशिएंसी 100% होती है। रीजन बता सकते हो? यही क्वेश्चन मान लो आ जाए, रीजन क्या है कि डीएफसी का जो एफिशिएंसी होता है वो 100% होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स जो हैं, मतलब एक तरह से समझ लो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, नॉट अ प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जो, व्हाट इज डीएफसी? डीएफसी डिट्राइटस फूड चेन है, एनसीईआरटी में ही है, वो छुपा हुआ है, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको अभी। डिट्राइटस, उसका रीजन ये है बेटा कि एक ऐसा फूड चेन जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट ही नहीं होता, वो डिट्राइटस से स्टार्ट होता है, इसलिए है ना, उसका एफिशिएंसी 100% होता है। 100% होता है। बैठो सर, अच्छा उधर जाए, ठीक है, ठीक है, विजिबल है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है बेटा, तो बात हम कल करते हैं, कल बाकी का। ठीक है।